Hello students, my name is Ritesh Kumar. I am a physics teacher. In present time, I help those students who are preparing for JEE and NEET via online mode. आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग वेक्टर चैप्टर को स्टडी करेंगे. लेट्स स्टडी इट. सबसे पहले हम लोग स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में डिफरेंस को समझेंगे. स्केलर क्वांटिटीज ऐसा क्वांटिटीज होता है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि इसको हम सिंपली एक लाइन में अगर बोले तो मैग्नीट्यूड ओनली. लैंग्वेज में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि किस चीज का क्या मतलब होता है. तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल मास, स्पीड, डिस्टेंस एक्सेट्रा. जैसे कि आपसे कोई पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg. फॉर एग्जांपल आपको ये बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि इस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg एक्स डायरेक्शन में या 5 kg वाई डायरेक्शन में. यानी मास एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है. उसी प्रकार से स्पीड को भी हम ऐसे समझ सकते हैं और डिस्टेंस को भी समझ सकते हैं. तो ऐसा जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगा वो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा. अब है दूसरा वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी में 3 बात हम लिखेंगे. पहला लिखेंगे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए. दूसरा डायरेक्शन भी होना चाहिए. और तीसरा ओबे पैरेललोग्राम लॉ पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन ऐड कर दीजिए. तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है. एग्जांपल फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन. तो जैसे वेलोसिटी हम समझते हैं. आपसे कोई पूछा कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, तो आप उसका आंसर क्या दीजिएगा? इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में. तो यहाँ पे डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी बताया 5 मीटर पर सेकंड, डायरेक्शन भी बताना पड़ा कि एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में क्या है. और ये जो थर्ड पॉइंट है इसका हम लोग आगे अच्छे से डिस्कशन करेंगे. अभी आप लोग सिर्फ मान के चलिए जो वेक्टर होगा इस लॉ को फॉलो करता है. रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट? वेक्टर.
फर्स्ट में, जैसे कि हमने एक एरो साइन प्लेस कर दिए तो यह एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मान लीजिए इसका नाम हम रख दिए वेक्टर है। दूसरा, किसी लेटर के ऊपर, मान लीजिए बी लेटर है, इसके ऊपर मैंने एरो प्लेस कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? वेक्टर बी बोलेंगे। कोई भी लेटर हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, बस उस लेटर के ऊपर एरो प्लेस कर देना। तीसरा है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर बी है और इसका मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर बी के दोनों ओर इस प्रकार का हम सिंबल दे देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, या अगर सिंपली अगर बी है तब पर हम समझेंगे कि क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है। ठीक है, यानी कि मॉड ऑफ बी इक्वल टू बी। उसी प्रकार से मान लीजिए मॉड ऑफ ए है, ए इस प्रकार का दिया रहेगा तो हमको समझ लेना है क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ उस वेक्टर के बारे में बोला रहा है। या ऐसा सिंबल भी रहेगा तो हम समझेंगे क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के बारे में बोला जा रहा है। तो यहां तक तो हम लोगों ने काफी ही अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे कि अब वेक्टर में हेड और टेल का भी कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। हेड मतलब आगे वाला पोर्शन, तो हेड हो गया। टेल यानी कि पीछे वाला पोर्शन। तो बस ये सब टर्म है, इसको हम लोगों को सिर्फ जानना जरूरी है। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वहां पे इस टर्म को अगर हम जानेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज, वेक्टर ए को और किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर ए या किसी वेक्टर, एग्जांपल के लिए मैंने सिर्फ लिया वेक्टर है। जैसे कि एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑरिजिन। एक वेक्टर है, इसका हम नाम देते हैं। ठीक है, जो वेक्टर ए है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल फॉर्म करता है और वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा करता है। तो हम लोग वेक्टर ए को मान लें, अपने से हम लोग मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड कैप प्लस ए जेड के कैप। इस प्रकार से हम लोगों ने मान लिया। अब अलग अलग सब चीज का हम मीनिंग लिख देते हैं। ए एक्स, ए वाई,
जेड कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट वेक्टर है आई कैप जे कैप के कैप क्या है आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स along x, y and z axis respect यहाँ भी रेस्पेक्टिवली ऐड कर लीजिए। तो हम लोगों ने अलग अलग टर्म का अलग अलग जो मीनिंग है उसको मैंने लिख दिया। अब एक्स वाई और ए जेड इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी करते हैं। एक्स इक्वल टू होता है ए कॉस अल्फा, ए वाई इक्वल टू होता है ए कॉस बीटा और ए जेड इक्वल टू होता है ए कॉस गामा। अब ए क्या है तो ए अभी कुछ देर हम लोग पढ़े थे कि ऐसा सिंबल जहां भी मिलेगा तो हमको समझना है कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ए है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। किस वेक्टर का? वेक्टर ए का। अल्फा बीटा गामा ये तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ए एक्स वाई जेड ये भी हम लोग देख चुके हैं। अच्छा ये सब तो ठीक है। मान लीजिए कि सिर्फ ऐसा दिया हुआ है और इसके आधार पे हम लोग को निकालना है मैग्नीट्यूड, मतलब मॉड ऑफ ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर इसका अंडर रूट यानी 1/2। तो इसको हम यूनिट्स भी ऐड कर देते हैं तो भी आया। तो अगर कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में दिया रहेगा और हमको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्टली हम इस फार्मूला का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब आगे हम लोग वेक्टर में कुछ और स्टडी करेंगे। अब हम लोग वेक्टर चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट है यूनिट वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है। तो लैंग्वेज पे हम नहीं जाएंगे और नोट्स में आपको अच्छे से मिल जाएगा। मतलब यह हुआ कि मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 1 यूनिट। कोई भी वेक्टर हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही होता है कि मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए दिया है। उसके बाद है नल वेक्टर। नल वेक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 के इक्वल होता है। यानी कि अगर हमसे बोल रहा है कि एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि
नल वेक्टर है, तो हमको सिंपली समझना है कि उसका मैग्नीट्यूड 0 के बराबर है। थर्ड इक्वल वेक्टर इक्वल जैसे कि मान लीजिए कि दो वेक्टर दिया हुआ है, ए इक्वल टू दिया हुआ है एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दिया हुआ है बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप। और इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी आर इक्वल। कब होगा? इफ जो एक्स कंपोनेंट है वेक्टर ए का वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होना चाहिए। सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b, एंड लास्ट वन z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इक्वल टू z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b। अगर ऐसा कंडीशन होल्ड करता है तो दोनों वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। अब एक लास्ट बचा हुआ है पोजीशन वेक्टर, उसको भी हम लोगों को समझना जरूरी है। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले हमको एक डायग्राम बनाना होगा। जैसे कि ओरिजिन है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, जनरल फॉर्म में ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। कोऑर्डिनेट इसका जो दिया हुआ है वो है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो हमको निकालना है क्या चीज? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। मतलब क्या हुआ? पी बोल रहा है ओपी वेक्टर के बारे में। ओपी वेक्टर इसका मतलब हुआ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो सिंपली उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मालूम होना चाहिए, उसके बाद हम उसका पोजीशन वेक्टर आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां जैसा कि हम लोगों ने इस केस में देखा, पोजीशन वेक्टर को आगे हम शॉर्ट में पीवी भी लिखेंगे, क्योंकि बार बार पोजीशन वेक्टर लिखना अच्छा नहीं लगता। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया। अब हम लोग वेक्टर में कुछ और स्टडी करेंगे। लेट्स स्टडी इट। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर से, या सिंपली बोल सकते हैं जब एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसमें क्या चेंजेस होता है। तो इसमें दो केस होगा। पहला केस में होगा जब वेक्टर को पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, और दूसरा केस होगा जब वेक्टर को नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम पहला केस को देखते हैं। If
इफ वेक्टर, यहाँ ए लगा दीजिए, इफ अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय अ पॉजिटिव रियल नंबर, मतलब इसको हम लोग बोल रहे हैं लैम्डा, और यह 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो पॉजिटिव रियल नंबर हुआ। देन इस केस में दो चीज होगा, क्या क्या होगा से देखते हैं हम लोग। तो पहला मैग्नीट्यूड के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स, यानी जो फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा टाइम्स हो जाएगा किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल वेक्टर के रेस्पेक्ट में। डायरेक्शन रिमेन्स सेम, मतलब यह हुआ कि जो फाइनल वेक्टर या रिजल्टिंग वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा या वही होगा जो कि ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ए है वेक्टर ए, और अब हमको बोल रहा है कि आप 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए। क्या बोल रहा है? 2a वेक्टर को रिप्रेजेंट कीजिए। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, वेक्टर में एक पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो दोनों कंडीशन जो हम लोग अभी समझे वही इसमें अप्लाई करेंगे। मैग्नीट्यूड बिकम्स लैम्डा टाइम्स, मतलब मैग्नीट्यूड जो इसका होगा वो लैम्डा टाइम्स 2 टाइम्स हो जाएगा। तो हमको जो इसका लेंथ होगा वो डबल करना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड का रहा है डायरेक्शन रिमेन्स सेम, पहले हम डायरेक्शन से चलते तो ज्यादा अच्छा था। तो डायरेक्शन रिमेन्स सेम का मतलब क्या हुआ कि जो ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन था वही इसका भी होगा, तो इसी डायरेक्शन में 2a वेक्टर भी लोकेटेड होगा, यानी दोनों पैरेलल होगा। और मैग्नीट्यूड के बारे में तो हम लोग समझ ही चुके हैं। तो यही वेक्टर में चेंज होता है जब उसे पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव के जगह सिर्फ निगेटिव करना है, और यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा अंतर करना होगा हम लोग को। इधर तो पूरा हम लोग को मिटाना पड़ेगा, ये तो सेम ही रहेगा। If a vector is multiplied by a negative real number, यानी कि lambda less than 0, then magnitude become lambda times, ये तो होगा ही होगा। सेकेंड हो जाएगा डायरेक्शन चेंजेस बाय 180 डिग्री, यानी कि डायरेक्शन जो होता है फाइनल वेक्टर का वो 180 डिग्री से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। किसके रेस्पेक्ट में? इनिशियल वेक्टर या ओरिजिनल वेक्टर के रेस्पेक्ट में। जैसे कि वेक्टर ए है और हमको बोल रहा है कि -2a वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ओरिजिनल वेक्टर में एक नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो कह रहा है मैग्नीट्यूड बिकम लैम्डा टाइम्स, यानी मैग्नीट्यूड -2 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब है नहीं, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड बिकम 2 टाइम्स सिंपली। अब डायरेक्शन के बारे में आते हैं। डायरेक्शन चेंजेस बाय 180 डिग्री, जो इसका डायरेक्शन है इसके रेस्पेक्ट में 180 डिग्री से टर्न कर जाएगा, यानी कि डायरेक्शन तो इधर ही होगा और जो लेंथ होगा
क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो पहला क्या हुआ, मैग्नीट्यूड बिकम लैम्डा टाइम्स, तो हम लोगों ने कर दिया। डायरेक्शन चेंजेस बाय 180 डिग्री, डायरेक्शन जो है इनिशियल वेक्टर या ओरिजिनल वेक्टर के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री से चेंज कर जाएगा। तो हम लोगों ने सेकंड केस को भी देख लिया कि जब एक वेक्टर को निगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तब उसमें क्या चेंजेज आता है। अब हम लोग वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड या अब तक वेक्टर में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन को करेंगे। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, if magnitude of vector A equal to 3i cap plus 4j cap plus lambda k cap, √5 units, then what, find out the value of lambda। काफी ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे। वेक्टर ए इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3i कैप 4j कैप लैम्डा के कैप। तो अभी अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि अगर इस फॉर्म में रहेगा तो मैग्नीट्यूड का हम लोग फार्मूला क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं x कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर, y कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर, z कंपोनेंट है उसका होल स्क्वायर, और इसको क्या करते हैं रूट में रखते हैं या 1/2 पावर रेज करेंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है 5√5 यूनिट्स, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 + 16 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 125, इधर हो जाएगा 25 प्लस लैम्डा स्क्वायर, 125 माइनस 25 यानी 100 लैम्डा स्क्वायर, इसलिए लैम्डा इक्वल टू प्लस माइनस 10 हो जाएगा। यानी कि इस केस में लैम्डा का जो वैल्यू आएगा या तो +10 हो सकता है या तो -10 हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हम रखेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ वेक्टर q इक्वल टू xi कैप प्लस 0.5j कैप
प्लस 0.5 के इज यूनिट वेक्टर when find out the value of x। एक क्वेश्चन यूनिट वेक्टर के डिफिनेशन पर बेस्ड है, करेंगे सोल्व। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या हम लोग पढ़े थे? उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो 1 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्यूब वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल कर देंगे। और अगर इस फॉर्म में वेक्टर रहता है दिया हुआ तो मैग्नीट्यूड का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो बस उसी को यूज करना है। यही क्या हो जाता है, रूट में हो जाता है 1/1। इसको सोल्व अगर हम लोग करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 0.25 बहुत साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। 0.5 को उधर करेंगे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया 0.5, इसलिए x इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 0.5, यानी कि x का दो वैल्यू हो सकता है, या तो x बराबर प्लस रूट अंडर 0.5 रखेंगे या माइनस रूट अंडर 0.5 होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इफ वेक्टर r इक्वल टू 2xi कैप प्लस 3yj कैप 4zk कैप and वेक्टर s इक्वल टू x प्लस 4i कैप और y माइनस j कैप प्लस 3z प्लस 2k कैप r इक्वल वेक्टर्स, then find out the value of x plus y plus z। तो इस केस का भी हम लोग सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। यह क्वेश्चन इक्वल वेक्टर के कॉन्सेप्ट का बेस्ड है। इक्वल वेक्टर में हम लोग क्या पढ़े थे कि दो वेक्टर इक्वल तभी होता है जब उसका मतलब कि x कंपोनेंट इक्वल होता है, y कंपोनेंट इक्वल होता है और z कंपोनेंट इक्वल होता है।
मतलब यहाँ क्या हुआ, आर और एस वेक्टर इक्वल तभी होगा जब दोनों का एक्स कंपोनेंट इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से रिलेशन हो गया 2x इक्वल टू एक्स प्लस 4। बाद में हम इसको सोल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या होगा, जब इसका y कंपोनेंट इसके y कंपोनेंट के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और थर्ड, जब उसका z कंपोनेंट यानी वेक्टर r का z कंपोनेंट इक्वल होगा किसके, वेक्टर s के z कंपोनेंट के। 4z इक्वल टू 3z प्लस 2। हम लोग बाय बाय से सोल्व करेंगे, निकाल देंगे। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2x माइनस x, तो x इक्वल टू 4। ये हो जाएगा y इक्वल टू 1 और इधर हो जाएगा कितना z इक्वल टू 2। तो हम लोग को वैल्यू क्या फाइंड आउट करना है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 यानी 7। तो हम लोगों ने इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी काफी आसानी से सोल्व कर लिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे। लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ वेक्टर q इक्वल टू माइनस 2p then find out the angle between P and Q। काफी सिंपल क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट कंसेप्ट पढ़ा था कि जब एक वेक्टर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। क्या कर रहा है, क्यू वेक्टर जो है वो माइनस ऑफ 2p वेक्टर है। तो मान लीजिए कि p वेक्टर इस प्रकार से है कुछ, तो अब हमको माइनस 2p वेक्टर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अच्छा, तो माइनस 2p वेक्टर का सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन जो होगा 180 डिग्री से क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी कि इसका डायरेक्शन जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। और मैग्नीट्यूड भी ऐसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके लिए कोई जरूरत नहीं, सिर्फ डायरेक्शन से ही मेरा काम चल जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, तो जो डायरेक्शन होगा 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा। वही ना क्यू हो गया, तो पी और क्यू के बीच एंगल कितना हुआ 180 डिग्री। एंगल बिटवीन P and Q is what 180 डिग्री। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसके बाद जो चैप्टर है, चैप्टर में ही हम लोगों ने जहां तक पढ़ा उसके आधार पर जो क्वेश्चन करना था हम लोगों ने कर लिया। लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
अब वेक्टर p वेक्टर lies in xy plane whose magnitude is equal to what? 10 units. If the angle made by vector p with positive direction of x-axis measured in anti-clockwise sense. (30°) then तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वेक्टर p है जो कि xy प्लेन में लाई कर रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स के इक्वल है। फिर कह रहा है कि वेक्टर p पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस जो कि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया जाता है उससे 30 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। देन वेक्टर p को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को बनाएंगे। xy प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर a का सिर्फ और सिर्फ x और y कंपोनेंट ही होगा, z कंपोनेंट 0 हो जाएगा। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि लेट वेक्टर p इक्वल टू px i कैप प्लस py j कैप। px क्या होता है, x कंपोनेंट जो कि p cos अल्फा, वहां पे ax था, ax इक्वल टू a cos अल्फा। p दिया हुआ है 10 और cos अल्फा, अल्फा क्या होता है, x एक्सिस से एंगल बनाना है 30 डिग्री, यानी cos 30 डिग्री √3/2 यानी 5√3। उसी तरह से py हम लोग निकाल लेंगे। py क्या होता है, p sin अल्फा। यहाँ पे sin अल्फा लिखने के बजाय हम cos बीटा ही लिख देते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उसी तरह से इसको ट्रीट करते हैं। बीटा क्या होता है, y एक्सिस से एंगल, तो 10 y एक्सिस से कितना होगा, टोटल 90 है, 90 माइनस 30 यानी 60, cos 60 1/2 ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे हम लोगों को सिंपली अब निकल गया वेक्टर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, px क्या था, px है 5√3 और py क्या है 5 है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वेक्टर p को फाइंड आउट कर लिया। तो हम लोगों ने जितना पढ़ा था उसके आधार पे मतलब जो पॉसिबल क्वेश्चन था उसको कर दिया, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट पहले से और भी क्लियर हो गया। अब हम आगे के लेक्चर में वेक्टर के और कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे।